Welcome friends. Jai Bharat, Jai Hindustan. Today we are into Al-Biruni part 2, in which we are going to discuss about how Al-Biruni describes or what Al-Biruni describes about India on the basis of his book किताब-उल-हिंद, और यू में से किताब-उल-हिंद, किताब-उल-हिंद भी कहते हैं और किताब-उल-हिंद भी कहते हैं। ये अल-बरूनी की किताब थी और इसके आधार पे हम आज के वीडियो में भारत का विवरण देखेंगे, जिसमें उसने भारतीय समाज के बारे में, जहां पे वर्ण व्यवस्था, महिलाओं की स्थिति, फूड हैबिट्स मतलब खान पान, रहन सहन, फेस्टिवल्स, हिंदू कस्टम्स परंपराओं के बारे में, डेड बॉडी का जो अंतिम संस्कार होता है वो कैसे होता है, धर्म दर्शन यानी कि रिलीजन और फिलॉसफी के बारे में, लेखन पद्धति व वर्णमाला यानी कि राइटिंग और अल्फाबेट के बारे में जानेंगे। ठीक है, साइंस विज्ञान के बारे में, जहां उसने एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र, रसायन व चिकित्सा यानी केमिस्ट्री और मेडिकल साइंसेस के बारे में बताया है, माप तौल के बारे में बताया। तो इन सब विवरणों को देखेंगे जो कि अल-बरूनी ने इस किताब के आधार पर दिया है। इन द लास्ट वीडियो, जब हमने लास्ट वीडियो किया था, इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द पर्सनल लाइफ ऑफ अल-बरूनी। ठीक है, और मैंने वहां बताया था कि वो पार्ट होगा पर्सनल लाइफ पे और दूसरा भारत का विवरण होगा। तो आज हम भारत का विवरण देखेंगे अल-बरूनी की किताब के आधार पर। ठीक है, अल-बरूनी के बारे में मैंने बता दिया था कि अल-बरूनी जो है वो गजनी से आता है। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ। महमूद गजनवी जिसने भारत पे पहला तुर्क आक्रमण अगर देखा जाए तो महमूद गजनवी का था। तो उसने भारत पे अटैक किया है 17 बार। महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया और 17 आक्रमणों में से जब वो 12वां आक्रमण करता है, ठीक है, 1018 एडी में, 1018 एडी में वो 12वां आक्रमण करता है भारत पे, और उस समय वो नॉर्थ इंडिया के यानी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में प्रवेश करता है। और ये आक्रमण होता है कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार शासकों के खिलाफ, और इसी अभियान में अल-बरूनी जो है वो महमूद गजनवी के साथ भारत आता है। ये मैंने आपको बता दिया था कब आता है, 12वें अभियान में, याद रखिएगा। पिछले वीडियो में भी मैंने लिखवाया है। और ये 1018 एडी की बात है, यानी 1018 एडी की बात है। ठीक है, और ये 10 साल भारत में रहता है और फिर वापस गजनी जाकर ये किताब लिखेगा। ठीक है, महमूद गजनवी के पर्सनल लाइफ के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था कि देखिए ये अफगानिस्तान है, यहां से ये ईरान हो जाएगा, पाकिस्तान, ये बड़ा सपाट ईरान हो जाएगा। ऊपर जो है थोड़ा सा और ऊपर आप ले लीजिए, मैंने पहले भी बताया था, ये जो है ये ईरान हो जाएगा। ठीक है, ये ईरान हो जाएगा। अगर ऊपर देखें तो अफगानिस्तान के ऊपर तो ये सेंट्रल एशिया वाला पार्ट है, मध्य एशिया वाला पार्ट है। और मध्य एशिया में आप देखेंगे ये मध्य एशिया वाला पार्ट हो जाता है। यहीं पे उज्बेकिस्तान है। ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब यहीं पे है। इधर आपको उज्बेकिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान। तो ये उज्बेकिस्तान का जो पार्ट है ना, उज्बेकिस्तान का जो पार्ट है, तो उज्बेकिस्तान, आज का जो मॉडर्न उज्बेकिस्तान है, वहीं पे था खीवा। ठीक है, वहीं खीवा में मैंने लिखवा दिया था, खीवा में 973 एडी में जन्म होता है। ठीक है, हालांकि ओरिजिनली ये कहां का है? ईरानी मूल का है। ठीक है, वास्तव में अगर देखा जाए तो ये इसका जो ये ओरिजिनली जो है ये इसका संबंध ईरान से है, लेकिन जन्म इसका होता है क्योंकि इसके पेरेंट्स ईरान के थे। लेकिन ये ईरान वाला पार्ट जो है, लेकिन इसका जन्म जो होता है उज्बेकिस्तान में होता है और उज्बेकिस्तान के खीवा में होता है। ठीक है, तो उज्बेकिस्तान कहां पे है? मध्य एशिया में है, सेंट्रल एशिया में है। ये मैंने बता दिया था आपको। वहां पर क्या होता है? मामूनी वंश है, और मामूनी वंश के यहाँ ये बड़ा होके क्या होता है? मामूनी वंश में पॉलिटिकल एडवाइजर बनता है, वहीं पे ज्योतिष के पद पे भी, एस्ट्रोलॉजर के पद पे भी है। ठीक है, लेकिन जिस तरह से महमूद गजनवी भारत पे अटैक कर रहा था, उसी तरह से ये महमूद गजनवी का सेंट्रल एशिया पे भी अटैक हो रहा था। ठीक है, तो उसी अटैक में 1017 एडी में महमूद गजनवी जो है अल-बरूनी को एक वॉर प्रिजनर के रूप में लाता है। ये खीवा को जीत लेता है महमूद गजनवी, और मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि महमूद गजनवी खीवा को जीतता है, जो उज्बेकिस्तान में है, जहां पे जन्म हुआ है किसका? अल-बरूनी का।
और खीवा को जब जीतता है तो फिर क्या होता है, अल-बरूनी को भी वार प्रिजनर के रूप में लाया जाता है, लेकिन यहां उससे वो इंप्रेस होता है और फिर यहां उसको अच्छा पद मिल जाता है। ये मैंने बताया था, अच्छे पोस्ट पे अपॉइंट किया जाता है गजनी में। और फिर ये 1018 एडी में जो 12वां अभियान होता है महमूद गजनवी का भारत के खिलाफ, उसी अभियान में वो भारत आता है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया था। इसके अलावा हमने बताया था कि बहुत बड़ा स्कॉलर था ये, गणित, भूगोल, अर्थशास्त्र। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे कि एस्ट्रोनॉमर भी अच्छा था, खगोल शास्त्र का अच्छा ज्ञाता था। ठीक है, अच्छा बड़ा ज्योतिष था ये, संस्कृत का विद्वान था। ठीक है, फारसी अरबी जानता ही था, ग्रीक जानता था, तो बहुत बड़ा विद्वान था अल-बरूनी। ठीक है, तो इसके बारे में ये हमने बता दिया था पिछले वीडियो में। ये भी बता दिया था कि ये जो है इसकी कई उपाधियां थी, जैसे विद्यासागर, भारत का प्राच्यविद ये भी कहा गया। इसके अलावा इसने इसको फर्स्ट मुस्लिम भारतविद कहा गया, प्रथम मुस्लिम भारतविद, यानी फर्स्ट मुस्लिम इंडोलॉजिस्ट। ठीक है ना, इंडोलॉजिस्ट, भारत प्रथम मुस्लिम भारतविद, या इंग्लिश में कहें तो फर्स्ट मुस्लिम इंडोलॉजिस्ट ये कहा गया। इसके अलावा फर्स्ट मुस्लिम टू स्टडी पुराण, पुराणों को पढ़ने वाला प्रथम मुस्लिम था ये। इसने वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, इन 3 पुराणों का अध्ययन किया था। इसके अलावा वेदों की जानकारी थी, वो गीता से बहुत बड़ा, भगवत गीता से बहुत ज्यादा प्रभावित था, उपनिषद की जानकारी थी, तो बहुत बड़ा विद्वान था ये। ठीक है, 10 साल भारत में रहता है और फिर गजनी वापस जाकर किताबुल हिंद लिखेगा और उसके आधार पर भारत का विवरण देगा। ये सब पॉइंट्स जो है हम देखेंगे कि क्या विवरण देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा किताबुल हिंद के बारे में मैंने बताया भी था, लेकिन फिर देख लेते हैं। देखिए, एक और टाइटल था, ये भी पिछले वीडियो में तो मैंने 3 लिखवाया था, भारत का प्राच्यविद, ठीक है, और विद्यासागर। उसके अलावा हमने क्या लिखवाया था, उसके अलावा लिखवाया था प्रथम मुस्लिम भारतविद, फर्स्ट इंडियन इंडोलॉजिस्ट। ठीक है, और एक और था, ये भी आप लिख सकते हैं, एक और टाइटल इसका मुनज्जिम, ये आप लिख सकते हैं मुनज्जिम। मुनज्जिम का मतलब होता है खगोल शास्त्र की जानकारी रखने वाला, खगोलविद या ज्योतिषविद या एस्ट्रोलॉजी या खगोल या एस्ट्रोनॉमी की जानकारी रखने वाला, खगोलविद या ज्योतिषविद। ठीक है, मुनज्जिम, ये भी इसका टाइटल था, मुनज्जिम। मुनज्जिम याद रखिएगा, एक और टाइटल मुनज्जिम। ठीक है, मुनज्जिम, ये भी आप नोट कर लीजिए कहीं आ जाए कि मुनज्जिम किसका टाइटल था, तो अल-बरूनी का ये उपाधि थी मुनज्जिम, ध्यान रखिएगा मुनज्जिम। ठीक है, तो ये बात हो गई। किताबुल हिंद इसने लिखा, ये बेसिकली अरबिक टेक्स्ट है, अरबी में है। और अल-बरूनी ने ये भी कहा था, ध्यान रखिएगा, कि अरबी फारसी से ज्यादा कठिन जो है वो संस्कृत है। ठीक है, संस्कृत का भी क्या था, संस्कृत का भी स्कॉलर था। तो देखिए, ये किताबुल हिंद के बारे में मैंने बताया आपको, और किताबुल हिंद जो है यहां पर आपको ये पता चल जाएगा कि किताबुल हिंद जो है इसके 3 और नाम है। किताबुल हिंद के 3 और नाम, एक्सक्यूज मी, किताबुल हिंद के 3 और नाम जो कि यहां पर है, देखिए 3 और नाम है। तहकीके हिंद याद रखिएगा, किताबुल रहला और मीन मकाला, ये 3 नाम आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है। इस किताबुल हिंद को 11वीं सदी के भारत का आईना कहा गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के पॉइंट से पूछ दिया जाएगा। अब से पूछ दिया जाए कि 11वीं सदी के भारत का आईना किस किताब को, 11वीं सदी के भारत का आईना जो है वो किस किताब को कहते हैं, तो किताबुल हिंद को या किताबुल हिंद को। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे इंडियन मिरर ऑफ 11th सेंचुरी, तो ये आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहां पर देखिए, किताब मैंने बताया था कि गजनी जाकर लिखता है 1030 एडी में, गजनी वापस जाएगा, 10 साल भारत में रहा था। ठीक है, 1018 एडी में आता है, 1018 एडी, 1018 एडी में आता है। मोहम्मद गजनवी के 12वें भारतीय अभियान में ये भारत आता है महमूद गजनवी के साथ। ठीक है,
तो गजनी जाके वापस लिखेगा। अच्छा, इसमें 80 चैप्टर्स हैं, 80 अध्याय, ठीक है, 80 चैप्टर्स यानी कि 80 अध्याय किताबुल हिंद में है। लैंग्वेज इसकी अरेबिक है या अरबी आप कह सकते हैं, भाषा जो है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन भी हुआ है, यानी अनुवाद हुआ है, हिंदी में किया है रजनीकांत शर्मा ने, देखिए याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इंग्लिश में एडवर्ड सी सचाऊ, ये भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एडवर्ड सी सचाऊ ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। वैसे इसका लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज किताबुल हिंद का अरबिक में है, कहीं पूछा जाए, ठीक है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए एडवर्ड सी सचाऊ ने जो किताब लिखा है, जो ट्रांसलेशन किया है, उसका भी नाम है, क्या नाम है, अल बेरूनीज इंडिया, अल बेरूनीज इंडिया एन अकाउंट ऑन इंडियन रिलीजन। ये जो बुक है, जो अनुवाद है, अनुवाद का नाम ये दिया गया है। ओरिजिनल किताब कौन सी है, किताबुल हिंद। इसका इंग्लिश में अनुवाद किया एडवर्ड सी सचाऊ ने, और इसका नाम क्या रखा, अल बेरूनीज इंडिया एन अकाउंट ऑन इंडियन रिलीजन। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, तो ये सारा ध्यान रखिएगा। उसके अलावा देखिए इस किताब में जो रेफरेंस है, अरस्तु यानी एरिस्टोटल का है, प्लेटो का है, सांख्य दर्शन जो कपिल का है उसका है, योग सूत्र, ठीक है, योग सूत्र जो पतंजलि का है, ठीक है, उसकी जानकारी भी है, उसका रेफरेंस भी है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि क्या इसकी जानकारी है, इसका रेफरेंस का मतलब इसे, इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये सब आपको जानना चाहिए। योग सूत्र पतंजलि का, उसके अलावा लघु जातक और बृहद संहिता जो कि वाराह मिहिर ने लिखी है, इसकी जानकारी है। ब्रह्म सिद्धांत जो ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखा गया है, ब्रह्म सिद्धांत का भी रेफरेंस है। इसके अलावा चरक संहिता का रेफरेंस है, वेदों का रेफरेंस है, उपनिषद का रेफरेंस है, किसमें, किताबुल हिंद में। तो कहीं भी यहां से सवाल बन सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि भाई अगर ये पूछ दे कि क्या प्लेटो के बारे में कहीं रेफरेंस है किताबुल हिंद में, हाँ है। क्या अरिस्टोटल या अरस्तु के बारे में है, हाँ है। क्या अल बेरूनी ने बृहद संहिता का वर्णन किया है, हाँ किया है। तो ये सब जो है आप लिखेंगे। इसी तरफ से ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत, क्या इसका वर्णन है, हाँ है। चरक संहिता का है, वेद का है, हाँ है, उपनिषद का। तो ये सब चीजें जो है आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, सब जगह से ये सवाल बनेगा। कितने चैप्टर हैं पूछा जाए तो 80 चैप्टर है, 80 अध्याय है। किस भाषा में है, तो अरबिक भाषा या अरबी भाषा में है। हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया, तो रजनीकांत शर्मा ने। इंग्लिश में एडवर्ड सी सचाऊ ने किया। एडवर्ड सी सचाऊ ने उस अनुवाद का क्या नाम रखा अल बेरूनीज इंडिया एन अकाउंट ऑफ इंडियन रिलीजन। और बाकी ये तो मैंने बता ही दिया। 3 नाम ये याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर तहकीक हिंद, किताबुल रेला और मीन मकाला, ये तीनों जो है किताबुल हिंद का नाम है। तो यहाँ से सवाल बनेगा। फिर 11वीं सदी के भारत का आईना किसे कहा गया, किताबुल हिंद को पूछा जाए। या इंडियन मिरर ऑफ 11वीं सेंचुरी किसे कहा गया, किस बुक को कहा गया, तो किताबुल हिंद को। किताबुल हिंद लिखा किसके द्वारा गया, अल बेरूनी के द्वारा, ठीक है। अब इस किताब में ये 11वीं सदी के भारत का आईना जो है किताबुल हिंद, इसमें भारत के बारे में कुछ प्रमुख जानकारियां जो दी है, उसके बाद हम यहाँ पे वर्ण व्यवस्था इसका डिस्कशन करेंगे, जो स्व समाज और धर्म दर्शन, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहली बात इसने क्या कहा था, इसने लिखा है कि भारत के बारे में कि नॉर्थ इंडिया, खासकर नॉर्थ इंडिया जो था, उत्तर भारत, ये सागर था, समुद्र था, ठीक है ना, सागर था। और हिमालय की नदियों द्वारा इसे मिट्टी से भर दिया गया, ठीक है। जो उत्तरी भाग है, उत्तर भारत है, ये एक तरह से सागर था पहले, लेकिन हिमालय की नदियों ने इसे मिट्टी से भर दिया, ठीक है। ये कहा है भारत के बारे में। कुछ एनिमल्स की बात की है, जैसे क्रोकोडाइल, मगरमच्छ की बात की है कि दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा मगरमच्छ थे, इसने कहा है। राइनोसरस, हाँ, राइनोसरस का मतलब गेंडा, गेंडे की भी बात इसने कही है, गेंडे भी थे, ठीक है। उसके अलावा इसने एक विचित्र जानवर की बात की है, सरावा। सरावा जो है कोंकण के इलाके में, इधर वेस्टर्न कोस्ट पे आप देखेंगे, कोंकण के इलाके में, ठीक है। सरावा की बात करता है कि सरावा एक विचित्र जानवर था जिसके 8 पैर थे। नीचे तो जिससे चलता था तो 8 पैर थे ही, साथ ही उसके पीठ पे भी नीचे 4 पैर थे जिससे वो चलता था, और उसके पीठ पे भी 4 पैर थे। तो 4 नीचे थे और 4 पीठ पे थे। कहता है इसी से वो शिकार को उसके बीच में बांध लेता था, ठीक है। तो सराबा एक विचित्र जानवर था कोंकण के इलाके में। उसी तरह से इसने हिरण यानी कि डियर,
4 आंख वाले हिरण की बात कही है कि 4 आंख वाला हिरण भी भारत में पाया जाता था। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने कहा है कि यह सुना है, उसने देखा नहीं है। शराबा को ना देखा है, ना 4 आंख वाला हिरण देखा है, बस ये सुना है। तो ये महत्वपूर्ण बात है, ये सुनी सुनाई बात है, ठीक है, ये बात है। उसके अलावा भारतीयों के बारे में कहा है कि अभिमानी है, घमंडी है, संकीर्ण विचारधारा रखते हैं, ठीक है। इन्होंने ये भी कहा कि अपने रीति रिवाज तो भारतीयों को बड़े अच्छे लगते हैं, अपने राष्ट्र से, देश से बहुत प्रेम है, लेकिन विदेशियों की हर चीज बुरी लगती है। ये बात यहाँ पे मैंने बता दिया है। तो अभिमानी और घमंडी कहा है, ये भी कहा है कि रीति रिवाज अपने सब बहुत पसंद है, अपना देश बहुत प्यारा है, राष्ट्र बहुत पसंद है इनको, ठीक है, लेकिन विदेशियों की हर चीज इनको बुरी लगती है। तो ये 3 बातें जो है एनिमल्स के बारे में और इंडियंस के बारे में इसने क्या कहा, ठीक है। और एक और बात मैंने महत्वपूर्ण बता दिया कि इसने ये भी कहा कि जो ये अरबिक भाषा है, ये जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत अरबिक और यानी अरबी और फारसी से ज्यादा कठिन है जो भारतीय भाषा है संस्कृत। तो ये उसने बताया था, ठीक है। तो यहां पर हमने ये सारा एक जानकारी ले लिया किताबुल हिंद के बारे में, थोड़ा सा किताबुल हिंद के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कही, ठीक है, वो भी हमने ले लिया। किताबुल हिंद को ही 11वीं सदी के भारत का आईना या इंडियन मिरर ऑफ 11th सेंचुरी कहते हैं, ये सब हमने देख लिया। अब हम पॉइंट वाइज देखेंगे कि समाज के बारे में। अब समाज में बहुत सारे पॉइंट्स इसमें बनेंगे, वर्ण व्यवस्था, महिलाओं की स्थिति, फूड हैबिट्स, और ये सारी चीजों को हम देखने वाले हैं। और इसके लास्ट में हम कुछ लिमिटेशन भी देखेंगे इसने जो विवरण दिया है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो अब हम समाज से देखना शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम वर्ण व्यवस्था को देखेंगे। लेट्स मूव ऑन एंड नाउ वी विल डिस्कस द सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ दिस बुक किताबुल हिंद। यहां पर देखिए, सबसे पहले समाज में हम वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो वर्ण व्यवस्था में देखिए, यहां पर पहले तो मेन वर्ण की बात इसने की है। तो इसने ऋग्वेद के आधार पर वर्ण का बंटवारा किया है भारत में। तो उसी तरह से जैसे ऋग्वेद में है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इसने कहा है कि सुप्रीम थे, ब्राह्मण सर्वोच्च थे, जिनको मृत्यु दंड भी नहीं दिया जाता था, ये कहा है। उसके बाद देखिए, वैश्य और शूद्र के बारे में कहा है कि इनको वेद पाठ का अधिकार नहीं था, यानी कि ये वेद नहीं पढ़ सकते थे, और अगर गलती से इन्होंने पढ़ ली तो इनका जीभ काट लिया जाता था, ठीक है ना। जीभ का मतलब टंग काट लिया जाता था, ठीक है। तो ये बात कही। तो ये आपको ध्यान रखना है कि समाज की जो वर्ण व्यवस्था है उसमें 4 मुख्य वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये सुप्रीम है ब्राह्मण, मृत्यु दंड नहीं मिलता है, और वेद पाठ का अधिकार नहीं है वैश्यों और शूद्रों को। अगर ये कर लेते हैं तो इनकी जीभ काट ली जाती थी, ठीक है। उसके बाद कुछ इसने अंत्यजों की बात की है, कुछ अन्य जातियों की बात की है। तो उन जातियों में अंत्यज हैं जिसकी संख्या 8 बताई है, ठीक है। और कहा गया कि ये लिव्ड आउटसाइड द विलेज, गांव से बाहर ये रहते हैं, ठीक है। इनको गांव से बाहर ही परमिशन है कि ये रहें। और ये देखिए कि इनका जो स्थान अगर देखा जाए तो लगता है कि शूद्रों से भी नीचे है, अगर इसके हिसाब से देखा जाए। तो देखिए यहाँ पर शू मेकर यानी कि चर्मकार, वॉशरमैन धोबी, जगलर बाजीगर या इसको जादूगर कह सकते हैं, सेलर, सेलर देखिए सेलर का स्पेलिंग गलत हो गया यहाँ पर, सेलर नाव चलाने वाला, ठीक है, नाव चलाने वाला सेलर हो गया, इसको याद रखना है। बास्केट मेकर यानी कि टोकरी बनाने वाला, फिशरमैन मछुआरा, हंटर शिकारी, वीवर जुलाहा। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको यह ध्यान रखना है कि जो अंत्यजों की बात की है तो 8 संख्या है इनकी टोटल, ये ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ देगा कि कौन सा अंत्यज में आता है या कौन सा नहीं आता। तो ये 8 में से 3 नाम दे देगा और एक कोई और दे देगा, कहेगा कौन सा अंत्यज में नहीं आता, ठीक है। तो वो आपका आंसर हो जाएगा, या 3 कोई और दे देगा और एक इसमें से दे देगा, पूछेगा कि कौन सा अंत्यज में आता है, जिसका वर्णन अल-बेरूनी ने अपनी किताब, अपनी बुक किताबुल हिंद में किया है। तो उस तरह से आपका सवाल बनेगा, ठीक है। ये बाहर रहते थे। उसके बाद कुछ और छोटी जातियों की बात की है, जैसे हाड़ी, डोम, चांडाल, बड़हातू। अगर देखा जाए तो इनकी भी बात की है, ठीक है। मेन तो ये है 4,
ठीक है। उसके बाद अंत्यज, और अंत्यज के अलावा कुछ जो 4 जातियां हैं, तो इनका काम सफाई का है, ठीक है। ये छोटी जाति में आते हैं, ठीक है। हाड़ी, डोम, चांडाल, बढ़ातु, और कहा है कि इनका विवाह, ये जो है इनका जन्म प्रतिलोम विवाह से होता है। जब प्रतिलोम विवाह से बच्चे होंगे तो उनको हाड़ी, डोम, चांडाल, बढ़ातु के कैटेगरी में रखा जाएगा। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का मतलब क्या होता है। अनुलोम विवाह में जब लड़का ऊंची जाति का होगा और लड़की नीची जाति की होगी तो वो अनुलोम विवाह कहा जाएगा। लेकिन प्रतिलोम में उल्टा हो जाएगा। लड़का जो है, देखिए मैंने एरो नीचे डाला है, यानी लड़का नीची जाति का, जबकि गर्ल जो होगी मैंने एरो ऊपर बनाया है, तो ये अपर कास्ट की होगी, ठीक है। तो प्रतिलोम विवाह से ये जो होंगे हाड़ी, डोम, चांडाल और बढ़ातु, ये पैदा होते थे। तो यहां से भी कई बार सवाल बनता है और पूछा जाता है, खासकर इससे अंत्यजों से। तो अंत्यजों का दे देगा कि, या स्टेटमेंट बना के दे देगा, स्टेटमेंट 1, शू मेकर जो है वो अंत्यज में आता है, हाँ। वॉशरमैन जो है नहीं आता है। जगलर जो है वो अंत्यज में, पूछेगा कौन सा स्टेटमेंट सही है, ए, सी, हाँ, या ओनली ए, ओनली, इस तरह से करके स्टेटमेंट बना के भी सवाल आते हैं। तो ये हमने आपको बता दिया सोसाइटी वाले पार्ट में, जो वर्ड व्यवस्था हमने देखी, तो ये हमने बता दिया। इसका आप लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, तो अब हम आगे की तरफ पढ़ेंगे। इधर लेट्स मूव ऑन। अभी हमने वर्ण व्यवस्था को जाना, अब हम समाज में, बेसिकली सारा ये हिंदू समाज की बात हो रही है, एक बात ध्यान दीजिएगा। अल बरूनी पूरा हिंदू समाज की बात करता है, क्योंकि उस समय हिंदू समाज ही था, ठीक है ना। वर्ण व्यवस्था देख लिया। अब महिलाओं की, हिंदू महिलाओं की स्थिति जो है वो क्या है, देखिए यहाँ पर वेमेन की, ठीक है, हिंदू महिलाओं की स्थिति। तो आप देखिए, डॉरी नहीं था, शादियों में डॉरी नहीं था। तो इसमें कुछ नकारात्मक बातें भी और कुछ सकारात्मक बातें भी हैं, ठीक है। आपसे कह दे कि सकारात्मक क्या क्या बातें कही है अल बरूनी ने तो महिलाओं के बारे में, तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि डाउरी नहीं था, ये एक सकारात्मक। देखिए, क्रॉस का मतलब नहीं और करेक्ट जो लगाया है उसका मतलब यस, ठीक है ना। तो डॉरी नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। स्त्री धन है गिफ्ट के रूप में, और इस पे स्त्रियों का पूरा अधिकार है। आज भी स्त्री धन होता है जो लोग गिफ्ट ऑफ देते हैं, तो ये भी एक तरह से देखिएगा, अगर अधिकार है स्त्री का तो एक तरह से महिला का अधिकार है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो दोनों पॉजिटिव है। अब देखिए निगेटिव में चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह है, सती प्रथा है, हाँ, तो ये भी निगेटिव है। ये चाइल्ड मैरिज है, सती है, विडोरी मैरिज नहीं है, तो ये भी नेगेटिव, नकारात्मक पक्ष है। डिवोर्स नहीं है, डिवोर्स नहीं है, डिवोर्स का प्रचलन नहीं है, ठीक है। तो एक तरह से आप देखा जाए तो अब ये हम कंप्लीटली इसमें ये नहीं कह सकते कि उसने डिवोर्स को अच्छा बताया है या बुरा बताया है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि एक व्यक्ति 4-4 शादियां कर सकता है और उसके बाद अगर डिवोर्स का प्रचलन नहीं है तो हो सकता है ये निगेटिव भी हो और कहीं कहीं पॉजिटिव भी हो, ठीक है। तो डिवोर्स का प्रचलन नहीं था। अच्छा, एक व्यक्ति, वन मैन 4 मैरिजेज कर सकता है, हाँ, यानी 4 शादियां कर सकता है। यहां पे मैंने लिखा हुआ है 4 शादियां, करेक्ट का मतलब कर सकता है। अब ये नेगेटिव है बिल्कुल, ठीक है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी लग रहा है, और मैरिज विद रिलेटिव नहीं था, ठीक है। हिंदुओं में आज भी नहीं है, सगे संबंधियों से के साथ शादी नहीं होती, आज भी हिंदू प्रथा में है। तो ये इसने बताया है महिलाओं की स्थिति। तो उसमें देखिए कि डॉरी नहीं है, अच्छी बात है। स्त्री धन पे स्त्री का पूरा अधिकार है, अच्छी बात है, हाँ। और उसके बाद एक इसको आप अच्छा मान सकते हैं हिंदू प्रथा के अनुसार कि रिलेटिव्स के साथ मैरिज नहीं है। ये 3 बातें आप पॉजिटिव ले सकते हो, लेकिन उसके अलावा चाइल्ड मैरिज है, सती है, विडोरी मैरिज है, नहीं है, विडोरी में विधवा विवाह नहीं है, डाइवोर्स का प्रचलन, इसके बारे में हम कंप्लीटली इसको ना पॉजिटिव ना कह सकते हैं ना नेगेटिव कह सकते हैं, ठीक है। और ज्यादातर इसमें निगेटिविटी है, ठीक है, निगेटिव चीजें, नकारात्मक बातें ज्यादा हैं समाज में, ठीक है। महिलाओं की स्थिति अगर देखा जाए तो इसे बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। अगर चाइल्ड मैरिज हो जा रहा है, सती की का प्रथा है, विडोरी मैरिज नहीं होता, विधवा विवाह नहीं होता, ठीक है, एक व्यक्ति 4-4 शादियां कर सकता है, तो एक तरह से देखा जाए
तो महिलाओं की स्थिति को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। कुछ मामले में अच्छा है कि डॉरी नहीं है, ठीक है, स्त्री धन पे अधिकार है और रिलेटिव के साथ मैरिज नहीं होती। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसने जो विवरण दिया है तो ज्यादा हिंदू समाज में नकारात्मक चीजें ही हैं, ठीक है, तो इसको आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद फूड हैबिट्स में देखिए, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह के फूड हैं, लेकिन गाय, घोड़ा, ऊंट, हाथी और अंडा खाने पे प्रतिबंध है। मैंने क्रॉस लगाया हुआ है, ये प्रतिबंध है, ध्यान रखिएगा। शराब सामान्य लोग नहीं पीते, लेकिन शूद्र जो है वो ड्रिंक कर लेते हैं। पान सुपारी लोग खाते हैं, ठीक है, और गोमूत्र भी पीते हैं। हिंदू समाज है तो गोमूत्र भी पीते हैं। देखिए करेक्ट लगाया हुआ है मैंने यहां पर, ठीक है। उसके बाद देखिए फेस्टिवल्स, उत्सवों के बारे में। चैत्र है वसंत, जिसे बसंत कहा जाता है। महानवमी, बलिराज दिवाली को कहा जाता था, ढोला होली को कहा जाता था। तो ये फेस्टिवल्स हैं, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कुछ हिंदू कस्टम्स को देखिए, क्या क्या प्रथाएं थी। व्रत और उपवास रखती थी महिलाएं, और कहा जाता था कि ऐसी मान्यता थी हिंदुओं में कि इससे मनोकामना पूर्ण होती है। आज भी ये प्रचलन है, आज से अगर रिलेट करें तो आज भी प्रचलन है। अपने शरीर के बालों को नहीं कटवाते थे। हेयर कट का मतलब सिर्फ ये वाला सिर वाला नहीं, शरीर के बालों को हिंदू नहीं कटवाते थे। मूंछ रखते थे, लंबे नाखून रखते थे, ठीक है। जूठा भोजन नहीं करते थे, जूठा खाना नहीं खाएंगे। और जो फेस्टिवल होगा तो शरीर पे काऊ डंग का यानी गोबर का लेप ये लगाते थे, ठीक है ना, गोबर का लेप शरीर पे लगाएंगे फेस्टिवल के समय, उत्सवों के समय शरीर पर गोबर का लेप लगाएंगे। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी। हिंदू जो थे वो किस तरह से डेड बॉडी का डिस्पोजल करते थे, तो आग में, अग्निदाह आग में जलाकर, नदी में प्रवाहित करके। लेकिन 3 साल से कम उम्र के बच्चों का दाह संस्कार नहीं किया जाता था, ठीक है। फायर का इस्तेमाल करेंगे, आग का करेंगे, नदी में प्रवाहित कर देंगे डेड बॉडी को, या तो आग में जला देंगे या नदी में प्रवाहित कर देंगे। लेकिन 3 साल से कम उम्र के बच्चों का दाह संस्कार नहीं होता था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। यहां से यदि कुछ सवाल बन सकता है कि डॉरी था या नहीं था अल्बेरूनी के अनुसार, ठीक है, विडो रीमैरिज था कि नहीं था, तो सब यहां से सवाल कुछ बनेगा। तो एक बार आपको सरसरी निगाह से इसे देख लेना है। और डेस्क्रिप्टिव जब लिखना होगा तो उसमें तो ये सब चीजें पूछ देगा, भाई महिलाओं का क्या कंडीशन था, तो यहाँ ये सब बातें इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। खान पान का क्या चलन था उस समय, तो ये वहां ये बातें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये समाज हमने पूरा देख लिया, समाज में वर्ण व्यवस्था, वुमेन, ठीक है, फूड हैबिट्स, फेस्टिवल, हिंदू कस्टम्स और डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी, ये सारा हमने देख लिया। अब आगे हम इनको देखेंगे, इसे मैं ऊपर लिख दूंगा, ठीक है। धर्म, दर्शन, लेखन पद्धति, साइंस, मापतौल, ये सब हम देखेंगे। और लास्ट में लिमिटेशन भी देखेंगे कि अल-बरूनी ने जो विवरण दिया है उसका लिमिटेशन यानी उसकी सीमाएं क्या है। एक बार आप लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। लेट अस मूव ऑन एंड डिस्कस द रिमेनिंग पॉइंट्स। तो यहां पर सबसे पहले धर्म व दर्शन को हम देख रहे हैं, रिलीजन एंड फिलॉसफी को। तो यहां पर जो अल-बरूनी बता रहा है कि हिंदुओं में एक अवधारणा थी मोक्ष की और सैल्वेशन की, कि मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। उसके अलावा स्वर्ग और नर्क की अवधारणा भी थी। ऐसा कहा जाता था कि अगर 1 वर्ष तक कोई हिंदू उपवास रख लेता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है, जो अल-बरूनी ने किताबुल हिंद में वर्णन किया। उसके वर्णन का आधार क्या था, विवरण का आधार क्या था, तो सांख्य दर्शन के आधार पे, गीता के आधार पे, सांख्य दर्शन कपिल का है, योग सूत्र जो है पतंजलि का, इसके आधार पर उसने ये बातें कही हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि पूछा जा सकता है कि क्या किताबुल हिंद में सांख्य दर्शन का रेफरेंस है? हाँ है। गीता का है? हाँ है। हाँ, योग सूत्र का है? हाँ है, ठीक है। पतंजलि का है? हाँ है, ठीक है। बृहद संहिता, 12 मिहिर की बृहद संहिता का है? हाँ है। वेदों का है? यस। सारा चीज मैंने पहले आपको बताया। तो यहां से भी सवाल बन सकता है, देखिए यूपीएससी यहां से सवाल बना सकता है, ठीक है। उसके अलावा तीर्थ के रूप में किसको महत्व देते थे हिंदू, तो तीर्थ के रूप में
पवित्र नदियों और स्थानों को महत्व देते थे, जिसमें कुछ प्रमुख स्थान है जैसे बनारस है, मुल्तान है, थानेश्वर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा लेखन पद्धति व वर्णमाला यानी कि राइटिंग सिस्टम और अल्फाबेट, ठीक है। यहां देखिए हिंदू वर्णमाला की बात करता है, कहता है उसमें 50 लेटर थे, 50 अक्षर थे, और ये डिस्कवर किया गया था, ढूंढा गया था व्यास द्वारा, जो पराशर के पुत्र थे, ठीक है। ये बात ये कह रहा है। सिद्ध मात्रिका वर्णमाला भी थी, सिद्ध मात्रिका अल्फाबेट, जिसका ओरिजिन, जिसकी उत्पत्ति कश्मीर में होती है। तो ये पूछा जा सकता है कि अल-बरूनी के अनुसार सिद्ध मात्रिका वर्णमाला की उत्पत्ति कहां थी? कश्मीर में, ठीक है। हिंदू वर्णमाला में कितने अक्षर थे? तो 50 लेटर, ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लिपि यानी स्क्रिप्ट की बात, तो मालवा में नागर लिपि की बात कर रहा है, सिंध में अर्धनागरी लिपि की बात कर रहा है। तो ये बात कर रहा है कौन? अल-बरूनी अपने किताबुल हिंद में। अच्छा, एक चीज और, सिद्ध मात्रिका वर्णमाला के बारे में कहा है कि इसकी उत्पत्ति तो कश्मीर में हुई, लेकिन मध्य प्रदेश में कन्नौज आदि जगहों पे इसका इस्तेमाल होता था, ठीक है। अब यहां पर देखिए स्क्रिप्ट मैंने बता दिया, मालवा में नागर लिपि, जबकि सिंध में अर्धनागरी लिपि का इस्तेमाल होता था। अल-बरूनी के अनुसार राइटिंग में, अब देखिए नॉर्थ इंडिया में लोग भोजपत्र पे लिखते थे, तो साउथ इंडिया में ताड़पत्र पे। ये बात आपको नोट करनी चाहिए, एक बार सरसरी निगाह से देखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ नदियों की भी चर्चा की है, सरस्वती, गोमती, झेलम, गंगा आदि नदियों की, सिंधु आदि नदियों की चर्चा है। तो ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि सवाल बना देगा क्या किताबुल हिंद में अल-बरूनी ने सिंधु की चर्चा की है, सरस्वती की है, गोमती की है। तो ये सब चीजें आपको एक बार सरसरी निगाहों से देख लेना चाहिए। उसके बाद देखिए साइंस में एस्ट्रोनॉमी की बात करता है, खगोल शास्त्र की बात करता है। तो इसने ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स की संरचना के बारे में बताया है, प्लैनेट्स की स्थिति के बारे में, ग्रहों की स्थिति के बारे में बताया है, चंद्रमा की गति, चंद्रमा के मोशन के बारे में बताया है, ठीक है। उसके अलावा वाराहमिहिर एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था, तो इसके सिद्धांतों की भी चर्चा उसने की है, ठीक है। तो यहां से भी सवाल कि क्या वाराहमिहिर के सिद्धांतों की चर्चा किताबुल हिंद में है? तो यस है, यहां से भी सवाल बनेगा, देखिए यूपीएससी बनाएगा, यहां से बस एक बार देखते जाइए जल्दी, ठीक है। उसके बाद रसायन व चिकित्सा साइंस में इसने कहा कि रसायन यानी केमिकल का औषधि के रूप में यहां प्रयोग होता था। इसने चरक संहिता का भी रेफरेंस दिया है और आयुर्वेद का भी रेफरेंस दिया है चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी कि आयुर्वेद से भी उसने ये देखा कि यहाँ पे आयुर्वेद का से भी इलाज होता है, और चरक संहिता की भी चर्चा की है, जो कि चिकित्सा शास्त्र पे है। तो चरक संहिता की भी चर्चा की है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि क्या किताबुल हिंद के वर्णन में चरक संहिता का रेफरेंस आता है? तो हाँ आता है। आयुर्वेद का आता है, ठीक है। उसके अलावा शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी, तो सर्जरी की कोई जानकारी ये नहीं देता, यानी ऐसा लगता है कि सर्जरी से ये अनभिज्ञ था, शल्य चिकित्सा से जो अल-बरूनी था वो अनभिज्ञ था, ठीक है। तो इसकी चर्चा नहीं करता। अब माप तौल की इकाई के बारे में, यानी कि कुछ मेजरमेंट यूनिट जो है, तो यूनिट के बारे में स्वर्ण, तोला और मासक की चर्चा उसने की है। तो बस इसको एक बार देख जाना है, ठीक है। अब देखिए हमने पूरा देख लिया, ठीक है, हाँ पूरा देख लिया, धर्म, दर्शन, वर्ण व्यवस्था सब कुछ देख लिया। एक बार सरसरी निगाह से देखना है, यहां से कुछ कॉन्सेप्चुअल सवाल बन सकता है, जैसे मैंने ये बताया कि ये किस पे आधारित था, ये जो बातें सैल्वेशन और स्वर्ग नरक की अवधारणा की बात कही है, तो इन सब सांख्य दर्शन, योग, गीता, योग सूत्र, इन सब पे आधारित था। तो एक बार, और सबसे बड़ी बात कि जब आप सब्जेक्टिव लिखेंगे तो यहां से बहुत कुछ काम आने वाला है। यहां जो मैंने बताया है, यहां से बहुत कुछ आप निकालकर, यहां से बहुत कुछ निचोड़ निकल सकता है आपके सब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर पूछ दिया जाए कि अल-बरूनी ने अपने किताबुल हिंद में जो वर्णन किया है, हाँ, उसकी सीमाएं क्या है, यानी उसकी कुछ लिमिटेशंस भी है, इसके बारे में मैं एक तो सब्जेक्टिव के रूप में मैं अलग से एक बार वीडियो करूंगा एक अलग से, लेकिन थोड़ा बहुत आपको जानकारी यहां पर ले लेना चाहिए। जैसे देखिए, ये हम चर्चा कब की कर रहे हैं? अल-बरूनी की चर्चा हम कर रहे हैं अर्ली मेडिएवल पीरियड की, अर्ली मेडिएवल फेज की। और अर्ली मेडिएवल फेज का समय क्या है?
647 एडी यानी हर्षवर्धन का जब डेथ होता है, हर्षवर्धन के शासनकाल का जब अंत होता है 647 एडी में, वहां से लेकर 12वीं शताब्दी तक, 12th सेंचुरी एडी तक, यानी ये अर्ली मेडिएवल फेज को ही हम राजपूत पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, तो अल-बरूनी ने वर्ण व्यवस्था में भी आपने देखा क्षत्रियों की चर्चा तो की है, लेकिन राजपूत काल में ही वो भारत आता है, लेकिन राजपूतों की चर्चा वो कहीं नहीं करता। ये सबसे बड़ा लिमिटेशन, सबसे बड़ी सीमा है अल-बरूनी के विवरण का। ठीक है, अर्थव्यवस्था की चर्चा इसने नहीं की है, भारत की अर्थव्यवस्था की, या तो समझ नहीं पाया, जो भी है तो नहीं चर्चा की है। शल्य चिकित्सा यहां बता ही दिया, तो लगता है कि शल्य चिकित्सा से वो अनभिज्ञ था, सर्जरी से। देखिए वो मोहम्मद गजनवी के 12वें भारतीय अभियान में, महमूद गजनवी के 12वें भारतीय अभियान के दौरान ही भारत आता है। ठीक है, 1018 एडी में, 1018 एडी यानी कि 1018 एडी में, 1018 एडी में वो भारत आता है। लेकिन गजनवी के आक्रमण के दौरान ही भारत आता है, और गजनवी के आक्रमण की कोई चर्चा इसने नहीं की है। ठीक है, कोई चर्चा नहीं की। इसके अलावा कश्मीर व बनारस को कभी नहीं किया, लेकिन उसके विवरण में उसकी यात्रा की नहीं कश्मीर व बनारस की, लेकिन इसके विवरण में कश्मीर और बनारस की चर्चा है। तो यार कहीं पढ़ के कहीं देख के उसने लिखा है। देखिए जैसे सिद्ध मातृका वर्णमाला की बात इसने की है कि इसकी उत्पत्ति कश्मीर में है, तो कहीं पढ़ के किया होगा, या और कश्मीर का जो विवरण दिया वो कहीं से इंफॉर्मेशन गैदर किया होगा और अपनी किताब में डाल दिया गया होगा, अपनी किताब में डाल दिया होगा। तो ये जो है इसने कहा, तो ये लिमिटेशंस है। इसके अलावा मैंने शुरुआती दौर में बताया कि एक विचित्र जानवर की बात की इसने, कोंकण के क्षेत्र में शरावा, जिसके 4 पैर तो थे ही, उसके अलावा पीठ पे भी 4 पैर थे, टोटल 8 पैर थे, ये बताया। इसके अलावा हिरण था जो जिसके 4 आंख थे, हिरण के 4 आंख थे, तो ये भी इसने बताया। लेकिन इन शरावा और 4 आंख वाले हिरण की चर्चा इसने की तो है, इसके विवरण में है, लेकिन इसने ये कहा है कि इनके बारे में उसने सुना है, देखा नहीं है इन जानवरों को। तो ये सब कुछ सीमाएं हैं अल-बरूनी के किताबुल हिंद की विवरण का। तो इस पे हम एक अलग से भी वीडियो कर सकते हैं, कभी करेंगे केवल लिमिटेशंस पे कि सीमाएं क्या हैं, उस पे अलग से करेंगे। लेकिन तत्काल मैंने ब्रीफ में आपको थोड़ा सा बता दिया ताकि आपको कॉन्सेप्ट रहे। और यहाँ आप अगर चाहें तो अगर पूरा इस पे लिखना हो आपको कि किताबुल हिंद के आधार पे अल-बरूनी के भारत विवरण को लिखें और उनकी सीमाओं के बारे में भी, उनके लिमिटेशंस के बारे में भी जानकारी दे, तो आपको ये सब कम से कम कुछ ना कुछ आप जरूर लिख लेंगे। तो इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी निकलने वाला है और साथ साथ सब्जेक्टिव भी आप लिख सकते हैं। एक बार आप लीजिए स्क्रीनशॉट। तो इस तरह से हमने महमूद गजनवी यानी पहले तुर्क आक्रमण को पूरी तरह से खत्म कर लिया। अल-बरूनी भी उसी का पार्ट था, महमूद गजनवी के आक्रमण का ही पार्ट था। और नेक्स्ट वीडियो से हम दूसरा तुर्क आक्रमण शुरू करेंगे, यानी कि मोहम्मद गोरी का आक्रमण। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।